हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है। आज की तारीख है 29 मई 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर किया करें। तो चलिए हम अपने 28 मई के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में WHO ने वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जिनेवा में वॉक द टॉक कार्यक्रम शुरू किया गया है WHO के द्वारा। अगर बात करें WHO की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल। कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी? तो 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, ये आपको याद रखना है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगर वही बात करें कि WHO ने वॉक द टॉक कार्यक्रम कहाँ शुरू किया है, तो यह शुरू किया है जिनेवा में। एक क्वेश्चन और याद रखना है कि पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो पहली बार मनाया गया था 21 जून 2015 को मनाया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो 21 जून 2015 को पहली बार मनाया गया था। WHO ने वॉक द टॉक कार्यक्रम कहाँ शुरू किया है? जिनेवा में शुरू किया है, ये आपको याद रख लेना है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वॉक द कार्यक्रम कहाँ शुरू किया है? तो वॉक द टॉक कार्यक्रम शुरू किया गया है जिनेवा में। किसके द्वारा? WHO के द्वारा शुरू किया गया है। सेकंड प्रश्न की बात करें, प्रश्न हमारा, हाल ही में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के नेताओं ने 9वें त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? तो त्रिपक्षीय सम्मेलन किस क्रम का है? तो 9वें क्रम का है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? इसका आयोजन किया गया है दक्षिण कोरिया में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति है यू सुक सियोल। कौन है? यू सुक सियोल यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये आपको याद रख लेना है। जापान के अगर पूछे राष्ट्रपति कौन है, तो फूमियो किसीडो हैं। कौन है? फूमियो किसीडो हैं। जबकि चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग है। कौन है? शी जिनपिंग जो है यह चीन के राष्ट्रपति हैं, ये आपको याद रख लेना है। तो त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन किस क्रम का है? तो 9वें क्रम का है। इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है? दक्षिण कोरिया में किया गया है। दक्षिण कोरिया के राजधानी सियोल में किया गया है। ठीक है, सियोल में इसका आयोजन किया गया है, ये आपको याद रख लेना है। यह त्रिपक्षीय अभ्यास है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो चीन, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, ये है त्रिपक्षीय अभ्यास जो कि 9वें क्रम का है, जिसमें जापान, दक्षिण कोरिया और चीन ने हिस्सा लिया है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब जो है दक्षिण कोरिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। जैसे सेकेंड AI सम्मेलन जो हुआ है, या सेकेंड AI कमिट जो सिकोटी समिट का आयोजन किया गया है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? सियोल में किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है? सियोल में किया गया है, ये आपको याद रख लेना है। और वहीं अगर बात करें परमाणु ऊर्जा सम्मेलन के लिए पहली बैठक कहाँ हुई है? परमाणु ऊर्जा सम्मेलन के लिए पहली बैठक हुई है ब्रुसेल्स में। कहाँ हुई है? ब्रुसेल्स में हुई है। पहली बार जो है परमाणु ऊर्जा के लिए पहली बैठक कहाँ हुई है? ब्रुसेल्स में। और दूसरा AI शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? सियोल में किया गया है, जो कि दक्षिण कोरिया की राजधानी है। ठीक है, अब नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखिए, तो हाल ही में लिथुआनिया का नया राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गीतानास नौसेदा यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। एक बात आपको याद रखना है, इनका जो है कार्यकाल, ये दूसरी बार इनका कार्यकाल शुरू हुआ है। पहली बार भी ये ही जो है लिथुआनिया के राष्ट्रपति थे, और फिर जब चुनाव हुआ तो दूसरे कार्यकाल के लिए भी कौन चुने गए हैं? गीतानास नौसेदा चुने गए हैं। लिथुआनिया जो है इसे बाल्टिक देश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल्टिक देश कहते हैं। अभी आगे दिखेगा आप सभी को, बाल्टिक देश कहते हैं। बाल्टिक देश में कौन कौन से देश? तीन देश शामिल हैं। तो 3 देश शामिल हैं, लातविया, एक तो हो जाएगा एस्टोनिया, और तीसरा हो जाएगा लिथुआनिया। तो लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, इन तीनों देशों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? बाल्टिक देश कहते हैं। लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? गीतानास
नौसेना चुने गए हैं। ये कौन है? गीतानास नौसेना, ये आपको याद रख लेना है। मैंने बताया बाल्टिक देश किसे कहते हैं, तो बाल्टिक देश में एस्टोनिया शामिल है, लातविया शामिल है और लिथुआनिया शामिल है, क्योंकि यहाँ पे जो है बाल्टिक देश स्थित है। आप इसे जो है यूरोप महाद्वीप में देख सकते हैं अगर मैप आपके पास होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न है चौथा, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित AI मॉडल लॉन्च किया है? तो आपको बताना है कि AI मॉडल किसने लॉन्च किया है राष्ट्रपति के दर्शन पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन ने ऐसा किया है। चीन के अगर पूछे राष्ट्रपति कौन है, तो चीन के राष्ट्रपति मैंने बताया शी जिनपिंग है। कौन है? शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इनका जो विचार है या फिर इनका जो दर्शन है, ठीक है, विचार और दर्शन, इसको जो है दिखाने के लिए AI मॉडल का प्रयोग किया गया है। इनके विचार और दर्शन को दिखाने के लिए AI मॉडल का प्रयोग किया गया है। और किस भाषा में दिखाया जाएगा इनका मॉडल? तो मंदारिन, जो कि चीन में सबसे ज़्यादा, पहले जो है विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन थी? तो मंदारिन थी, लेकिन वर्तमान में अंग्रेजी हो गई है। तो AI मॉडल में इनके विचार और दर्शन को दिखाने के लिए मंदारिन भाषा का प्रयोग किया जाएगा और साथ साथ में अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया जाएगा। ये आपको याद रख लेना है। तो किस राष्ट्रपति के दर्शन पर AI मॉडल लॉन्च किया गया है? तो चीन के राष्ट्रपति, जिनका नाम है शी जिनपिंग। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें चीन के बारे में, तो ये है शी जिनपिंग, इसे आप याद रखेंगे। अगर वही बात करते हैं चीन के बारे में, थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। चीन की राजधानी का क्या नाम है? चीन की राजधानी का नाम है बीजिंग, ठीक है, चीन की राजधानी का नाम बीजिंग है। और चीन का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ह्वांगहो रिवर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ह्वांगहो रिवर को कहा जाता है। इसे जो है येलो रिवर भी कहते हैं। एशिया की जो है सबसे लंबी, अगर पूछे नदी कौन सी है, तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगटीसी कियांग है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी कियांग है, जो कि संघाई शहर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह संघाई शहर में स्थित है। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी कियांग, जो संघाई नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चीन में एक महत्वपूर्ण मरुस्थल है जिसका नाम है टकला मकान, ठीक है। कौन सा है? टकला मकान मरुस्थल कहाँ पे है? तो यह चीन में है। ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न है पांचवा, हाल ही में ASMPAR परमाणु वायु प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किसने किया है? तो ASMPAR परमाणु वायु प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस ने किया है, ठीक है। ASMPAR, ठीक है। इसमें जो है आप सभी को व्याख्या दिख रहा होगा, यह किस प्रकार की जो है क्रूज मिसाइल है। तो यह जो है मिसाइल है एयर टू सरफेस, ए से एयर, एस से सरफेस, तो एयर टू सरफेस जो है यह मिसाइल है, यह आपको याद रख लेना है, यानी हवा से सतह में वार करने में सक्षम है। एएसपा क्या है? इसे अभी कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसे फ्रांस में लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है? फ्रांस में लॉन्च किया गया है। यह क्या है? यह एक परमाणु हथियारों को ले जाने वाला क्रूज मिसाइल है। परमाणु हथियारों को ले जाने वाला क्रूज मिसाइल है, ठीक है। क्रूज मिसाइल जो होता है यह किस श्रेणी पर कार्य करता है? तो क्रूज जो मिसाइल होता है यह कार्य करता है फायर एंड फारगेट श्रेणी पर। किस पर कार्य करता है? तो यह फायर एंड फारगेट श्रेणी पर कार्य करता है क्रूज मिसाइल, ठीक है। जैसे हमारे भारत में क्रूज मिसाइल का कौन सा मिसाइल है? तो ब्रह्मोस जो मिसाइल है वह फायर एंड फारगेट श्रेणी पर काम करता है, ये आपको याद रख लेना है। तो ASMPAR परमाणु वायु प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किसने किया है? फ्रांस ने किया है, ये आपको याद रखना है। और यह किस प्रकार का मिसाइल है? तो एयर टू सरफेस यह आक्रमण करने में सक्षम है और यह जो है परमाणु हथियारों को ले जाने में भी सक्षम है, ये आपको याद रख लेना है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो यह है फ्रांस का क्रूज मिसाइल जो कि इसका सफल परीक्षण किया गया है और यह जो है वायु प्रक्षेपित द्वारा जो है, यानी कि वायु प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल के माध्यम से यह परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। अब कुछ महत्वपूर्ण हथियारों के बारे में देख लेते हैं। जैसे है MIRV तकनीकी का प्रयोग किस मिसाइल में किया गया है? तो अग्नि 5 में किया गया है, ठीक है। अग्नि 5 में किया गया है, ये आपको याद रख लेना है। ब्रह्मोस जो है यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो ब्रह्मोस जो है यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है।
कैसी है, यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है। और ब्रह्मोस का जो है पहला खेप हमने किसे निर्यात किया है, तो हमने फिलीपींस को किया है। किसे किया है, फिलीपींस को किया है। अस्त्र क्या है, अस्त्र जो है यह एक प्रकार का मिसाइल है, जो कि अस्त्र का मतलब होता है एयर टू एयर, यानी हवा से हवा में वार करने में सक्षम है। सर्वत्र क्या है, सर्वत्र एक मोबाइल ब्रिज है, जैसे कि कहीं पर युद्ध हो रहा है और बीच में कोई नदी आ जा रही है, तो इस नदी को पार करने के लिए जो इस पर ब्रिज बनाया जाएगा, इसी प्रणाली को जो है सर्वत्र कहा जाता है। उग्रम क्या है, उग्रम एक असाल्ट राइफल है। क्या है, असाल्ट राइफल है, ये आपको याद रख लेना है। और प्रचंड क्या है, तो LCH है, यानी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। प्रचंड क्या है, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट हमारा है 6वां प्रश्न, हाल ही में तमिलनाडु की आइडल विंग CID ने किस देश से डांसिंग कृष्णा की मूर्ति वापस लाने की घोषणा की है। तो तमिलनाडु की आइडल विंग CID ने किस देश से डांसिंग कृष्णा की मूर्ति वापस लाने की घोषणा की है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C, थाईलैंड से। ठीक है, डांसिंग कृष्णा अगर पूछे जो है यह कहाँ से वापस आ रहा है, तो यह बैंकॉक से इसकी वापसी होगी कहाँ पर, तमिलनाडु में। ठीक है, तो बैंकॉक से कहाँ आने वाला है, तमिलनाडु से आने वाला है। और इसे कौन लेकर आएगा, तमिलनाडु का आइडल विंग CID लेकर आने वाला है, ये आपको याद रख लेना है। डांसिंग कृष्णा की जो मूर्ति है अगर पूछे यह किस वंश से संबंधित है, तो यह चोल वंश से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, तो चोल वंश से संबंधित है। तो हमारे सही जवाब हो जाएगा हमारे प्रश्न का थाईलैंड। ठीक है, ऑप्शन C सही हो जाएगा। यह है डांसिंग कृष्णा की मूर्ति। ठीक है, और कहाँ से आएगा, तो बैंकॉक थाईलैंड से यह वापस तमिलनाडु में आने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न अगर देखें तो हाल ही में चर्चा में रही चेरापूंजी जिन का संबंध किससे है। चर्चा में रही चेरापूंजी, एक प्रश्न और पूछ लेते हैं आप सभी से। जो छत्रपति शिवाजी महाराज का एक हथियार था, ठीक है, एक हथियार था जो कहाँ से, इंग्लैंड से वापस आया अपने भारत में। तो आप सभी को बताना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का कौन सा ऐसा औजार था जो इंग्लैंड से भारत वापस आया है। तो इस हथियार का आप सभी को नाम बताना है। ठीक है, अगर याद ना आए तो मैं बता देता हूँ, इस हथियार का नाम है बाघ नख। क्या नाम है, बाघ नख इसका नाम है। ठीक है, तो ये आपको भी याद रख लेना है। प्रश्न हमारा, हाल ही में चर्चा में रही चेरापूंजी जिन का संबंध किससे है। तो चेरापूंजी जिन क्या है, जिन एक प्रकार का शराब है। ऑप्शन D सही हो जाएगा, ये आपको याद रखेंगे। एक अभी कार्यक्रम आयोजित किया गया था, ग्लोबल स्पिरिट अवार्ड कंपटीशन। ठीक है, ग्लोबल स्पिरिट अवार्ड कंपटीशन, ये कहाँ पर शुरू किया गया था, तो यह कार्यक्रम शुरू किया गया था फ्रांस में। कहाँ शुरू किया गया था, तो फ्रांस में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसी में जो है चेरापूंजी जिन का जो है अवार्ड जो है दिया गया है, चेरापूंजी जिन को अवार्ड दिया गया है। तो चेरापूंजी जिन क्या है, तो यह एक प्रकार का शराब है। और यह चेरापूंजी जिन कहाँ का प्रोडक्ट है, तो यह मेघालय का प्रोडक्ट है, ये आपको याद रख लेना है। कहाँ का प्रोडक्ट है, तो मेघालय में है। ग्लोबल स्पिरिट अवार्ड कंपटीशन, इसका जो है अवार्ड जो है मेघालय के किस प्रोडक्ट को अवार्ड दिया गया है, तो चेरापूंजी जिन को दिया गया है। और जिन एक प्रकार का क्या है, यह शराब है। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन D, यह चेरापूंजी जिन। ठीक है, इस पर जो है डिजाइन अच्छी तरह से बनाया गया है, लेकिन इसके अंदर जो है ड्रिंक करने वाला मतलब कि मादक पदार्थ है, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट अगर आप कुछ मेघालय के बारे में जानकारी देख लें, तो मेघालय जो है अगर पूछे कि स्टेट के रूप में कब बना था, इसके बाद इसकी राजधानी का क्या नाम है, वर्तमान में इसके CM कौन है, यहाँ पे जो है कौन सी पहाड़ी है, और मेघालय में जो है कौन से नेशनल पार्क हैं, और यहाँ का फेमस फेस्टिवल कौन सा है। तो मेघालय जो है राज्य के रूप में कब बना था, तो 21 जून को बना था। ठीक है, 21 जनवरी को बना था। और कब बना था, तो 1900 कब बना था, एक सेकंड फिर से बता देते हैं। मेघालय जो है स्टेट के रूप में कब बना था, तो यह बना था 21 जनवरी को 1972 में। ठीक है, तो यह राज्य के रूप में बना था 21 जनवरी 1972 में बना था। और यहाँ की राजधानी का क्या नाम है, तो यहाँ की राजधानी का नाम है शिलोंग। और यहाँ पे वर्तमान में इसके CM कौन है, तो वर्तमान CM है कॉनरेड संगमा। कौन है, कॉनरेड संगमा जो है वर्तमान में यहाँ के CM है। और यहाँ पे कौन फेमस पहाड़ी है, तो गारो, गारो, खांसी और जयंतिया, यहाँ पे 3 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, ये आपको याद रख लेना है। अगर पूछे ये पहाड़ियाँ जो है किसका भाग है, तो यह प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। ठीक है, और यहाँ पे फेमस नेशनल पार्क कौन सा है, तो नोक रेक जो है
राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मेघालय में, आपको याद रखना है। और फेस्टिवल यहाँ का कौन सा फेमस है? तो एक तो आपको रखना है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल और दूसरा है वांगला। ठीक है, तो ये 2 फेस्टिवल आपको याद रख लेना है जो कि मेघालय के हैं। एक तो वांगला, चेरी ब्लॉसम, ये दोनों फेस्टिवल मेघालय का है। मेघालय जो है राज्य के रूप में कब बना था? तो 21 जनवरी 1972 को बना था। यहाँ का जो है अगर पूछे, यहाँ की राजधानी शिलांग है और यहाँ के सीएम कौन है? कॉनरेड संगमा है। और यहाँ पे पहाड़ी कौन सा है? गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है। कौन सा नेशनल पार्क है? तो नोकरेक नेशनल पार्क है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न देखें तो प्रश्न 8वां है, हाल ही में उज्बेकिस्तान एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन है? तो उज्बेकिस्तान एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दीपा कर्माकर है। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बारे में पूरा व्याख्या देखें तो एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024, इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया था ताशकंद में, टी फॉर ताशकंद में किया गया था। और ताशकंद जो है किसकी राजधानी है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। इसमें जो है इस एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो गोल्ड मेडल जीती हैं दीपा कर्माकर जी ने। ठीक है, दीपा कर्माकर जी ने जीती हैं और ऐसा जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट बन गई हैं। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बन गया है। ये आपको याद रख लेना है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। दीपा कर्माकर, इन्होंने रियो ओलंपिक में 4th स्थान प्राप्त किया था जिम्नास्टिक में। ठीक है, क्या प्राप्त किया था? रियो ओलंपिक जो 2016 में हुआ था, इसमें इन्होंने 2020 में हुआ था, इन्होंने 4था स्थान हासिल किया था जिम्नास्ट में। तो ये भी आपको याद रख लेना है। वैसे प्रश्न जो है करंट अफेयर से पूछा जाएगा। उज्बेकिस्तान एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन है? तो दीपा कर्माकर हैं। दीपा कर्माकर की आप फोटो देख सकते हैं और इनका एक विचार है, ये भी आपको याद रखना है, जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप बेहतर होते जाएंगे। ठीक है, ये दीपा कर्माकर जी का कोड है, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न है 9वां और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप सभी को याद रख लेना है। प्रश्न हमारा है 9वां, वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे अधिक व्यापार घाटा किसके साथ हुआ है? तो 2023-24 में भारत का सबसे अधिक व्यापार घाटा किसके साथ हुआ है? तो इसका पहले आप आंसर देख लेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा चीन के साथ। ठीक है, व्यापार घाटा का मतलब देखते हैं क्या है? ट्रेड डेफिसिएट। ट्रेड डेफिसिएट इसका मतलब हो जाता है, अंग्रेजी में इसे कहते हैं ट्रेड डेफिसिएट कहते हैं, यानी कि आयात और एक होता है निर्यात। इन दोनों के मामले में अगर पूछा जाए कि भारत का किसके साथ घाटा है, तो चीन के साथ है। आयात का मतलब होता है जब कोई सामान जो है हम अपने देश से किसी दूसरे देश में बाहर भेजते हैं, और निर्यात का मतलब आयात का मतलब होता है, आयात का मतलब होता है आयात, जब कोई सामान जो है किसी बाहरी देश से हमारे देश में आता है तो उसे आयात बोलते हैं। जबकि निर्यात किसे बोलते हैं? जब कोई सामान हम अपने देश से कहाँ भेजते हैं? विदेशों में भेजते हैं, तो उसे निर्यात बोलते हैं। ठीक है, तो आयात के मामले में हमारा चीन के साथ बहुत ज़्यादा व्यापार होता है, यानी कि हमारे देश में चीन से बहुत ज़्यादा ही सामान आता है। और कितना सामान आता है? कितने रुपये का सामान आता है? तो 85 बिलियन डॉलर का, 85 अरब डॉलर का जो है हमारा सामान जो है चीन से आता है। ठीक है, लेकिन हम चीन को ज़्यादा अपना सामान चीन में नहीं भेज पाते हैं, तो इसलिए अगर किसी देश से वहाँ से ज़्यादा सामान हमारे देश में आ रहा है तो उसे व्यापार घाटा बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा घाटा किसके साथ है? चीन के साथ है। हम चीन को ज़्यादा सामान नहीं बेच पाते हैं, वो हमें ज़्यादा सामान बेच देता है, यानी कि हमारे देश में ज़्यादा आवश्यकता है और हमें हमारे देश में क्या है कि सस्ते चीज़ों में बहुत कुछ लेने की ज़रूरत होती है, और यह नीड भी है, बेसिक नीड भी है, क्योंकि अभी जो है भारत इतना डेवलप नहीं कर पाया है। तो हमारा सबसे ज़्यादा घाटा किससे हो जाता है? चीन से हो जाता है। और कितना आयात होता है चीन के साथ? तो 85 अरब डॉलर का आयात होता है, ये आपको याद रख लेना है। अगर वही बात करें तो कि अगर हम पूछें कि व्यापार अधिशेष जिसे कहते हैं, कि निर्यात के मामले में अगर पूछा जाए कि हमारा किसके साथ फ़ायदा है, निर्यात के मामले में हमारा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, यानी कि हम अपने यहाँ से सबसे ज़्यादा सामान किस देश में भेजते हैं और उस देश से सबसे कम सामान हम अपने देश में आयात करवाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूएसए के साथ। ठीक है, तो यूएसए के साथ हमारा सरप्लस है, यानी कि हमारा व्यापार फ़ायदे में है यूएसए के साथ, जबकि घाटा किसके साथ है? तो चीन के साथ है। 2023-24 ये आंकड़ा कब का है? तो ये 2023-24 का है, तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है,
तो चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा ज़्यादा है और किसके साथ फ़ायदे में है, तो हमारा फ़ायदा है अमेरिका के साथ। एक पॉइंट आप सभी को और याद रख लेना है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है, तो 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है, तो चाइना बन गया है। यानी कि हमने सबसे ज़्यादा चाइना से सामान आयात किया है और निर्यात किया है, तो इस मामले में सबसे ज़्यादा बड़ा भागीदार देश कौन बना है हमारा, तो चाइना बन गया है। और भारत जो है अगर पूछे कि सर्वाधिक निर्यात किस प्रोडक्ट का करता है, तो पेट्रोलियम से जो उत्पाद बनते हैं उसे भारत जो है सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। ठीक है, तो भारत जो है सबसे ज़्यादा किस चीज़ का निर्यात करता है, तो पेट्रोलियम के जो बने उत्पाद होते हैं उसका निर्यात करता है, ये आपको याद रख लेना है। और वहीं बात करें कि चौथे नंबर पर यानी कि निर्यात के मामले में भारत चौथे स्थान पर सबसे ज़्यादा मोबाइल का निर्यात करता है। ठीक है, किसका निर्यात करता है, तो मोबाइल का निर्यात करता है। नेक्स्ट एक प्रश्न की बात करें, आज का आखिरी प्रश्न है, 10वां प्रश्न है। आंसर तो आप सभी को दिख गया है, तो याद रखेंगे। हाल ही में PLFS सर्वेक्षण के अनुसार जनवरी-मार्च 2024 में तिमाही में सर्वाधिक युवा बेरोजगार कहाँ दर्ज हुई है, तो यह जो है रिपोर्ट जारी करता है PLFS। इसका फुल फॉर्म अगर पूछे कौन सा है, इसका फुल फॉर्म होता है, एक एक शब्द देखेंगे सिर्फ, पीरियोडिक, P से पीरियोडिक, L से हो जाएगा लेबर, F से हो जाएगा आपका, F से हो जाएगा फोर्स और इसके बाद S से हो जाएगा सर्वे। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, यह इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, आवधिक, ध्यान से सुनेंगे, आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण। यह जो अपनी रिपोर्ट जारी किया है जनवरी से मार्च के लिए। ठीक है, यानी कि यह साल में अपनी रिपोर्ट कितनी बार जारी करता है, तो यह 4 बार जारी करता है। ठीक है, तो 3-3 महीने के लिए जारी किया गया है। और इसमें बताया गया है कि मार्च 2024 में, जनवरी से 2024 में सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार किस राज्य में पाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा बेरोजगार। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है केरल में पाए जाते हैं, ये ऑप्शन गलत दिया गया है। और अगर बात करें दूसरे नंबर पर कौन सा है, तो दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर है। लेकिन अगर फीमेल में पूछे सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार फीमेल में कौन सा राज्य आगे है, तो यह जम्मू कश्मीर आगे है। ठीक है, अगर लेकिन पुरुषों में पूछे तो कौन है, तो केरल है। तो इसका सही जवाब याद रखेंगे, लड़कियों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, जबकि लड़कों में अगर पूछा जाए तो केरल में है। और सबसे न्यूनतम बेरोजगारी अगर पूछे कहाँ पे है, सबसे न्यूनतम बेरोजगारी अगर पूछे कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में है, यानी कि दिल्ली में सबसे कम बेरोजगारी है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। अगर वही बात करें कि PLFS सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है यह कौन जारी करता है, तो यह रिपोर्ट जारी करता है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा अगर देखें कि युवा बेरोजगार जो है किस राज्य में है, जनवरी से मार्च के बीच में, तो 31% है केरल में। और दूसरे नंबर पर है सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार कहाँ पे है, तो यह जम्मू कश्मीर में है। लेकिन अगर फीमेल में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फीमेल में देखें सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहाँ पे है, तो यह है जम्मू कश्मीर में, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि सबसे कम बेरोजगारी अगर पूछे कहाँ पे है, तो सबसे कम बेरोजगारी देखी गई है दिल्ली में। ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, या दोनों पॉइंट पर आप देख सकते हैं, सबसे कम बेरोजगारी दिल्ली में है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। लास्ट पॉइंट हमारा है, संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने भारत मानवाधिकार आयोग की मान्यता पर रोक लगाई। तो भारत मानवाधिकार आयोग एक संस्था है भारत की, इस पर रोक किसने लगा दी है, तो संयुक्त राष्ट्र ने इस पर रोक लगा दी है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया है। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो लिखने में भी आसानी होगा। तो हो सकता है कि कुछ पॉइंट जो है छूट गया हो, और वैसे कोशिश करिए कि अच्छी तरह से समझा दिया जाए। तो कल फिर मिलते हैं, दिन प्रतिदिन जो है अच्छा जो है समझाने में अच्छा वो हो जाएगा, पकड़ हो जाएगा, तो फिर इसमें आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत। वीडियो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर लाइक करें। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।